मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे एलिमेंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है और कंपाउंड्स क्या होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स से। तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखो नेचर में अगर आपको पता हो तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है। मतलब जब एक जैसे एक एलिमेंट के एटम क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं। जब एक एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं और नई चीज जो बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक एटम ऑक्सीजन के दूसरे एटम के साथ में जुड़ता है और क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, जब सेम टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होकर नई चीज बनाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन को कैसा एटॉमिक गैस बोला जाता है, कल बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ में कंबाइन होगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल। ठीक, तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंस विथ ईच अदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। लिख लो, व्हेन टू और मोर देन two atoms of same elements combines with each other they form molecule। सेम टाइप के सेम एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, तो क्या बनता है, रिपीट करो, क्या बनता है ना। अब देखो, जैसे आप लोगों ने घर में मैच स्टिक यूज करते हो, माचिस यूज करते हैं ना घर में, तो उसके अंदर क्या रहता है, फास्फोरस रहता है ना। जो ऊपर का जो रहता है उसका पोर्शन, उसमें क्या रहता है, फास्फोरस। अब फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, P4। मतलब इसके अंदर फास्फोरस के कितने एटम कंबाइन होंगे, है ना। तो ये कैसा होगा, टेट्रा एटॉमिक, फास्फोरस 4 है। ठीक, ऐसे सल्फर को आप देखोगे तो सल्फर के अंदर 8 एटम होते हैं। सल्फर का मॉलिक्यूल 8 होता है, मतलब 8 एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना। समझ गए सब। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज सुनी होगी, ओजोन लेयर, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, इनके पहले आपने सुना होगा, ओजोन लेयर के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि हार्मफुल यूवी रेडिएशन को रोकती है ना। ओजोन लेयर खराब होने लगी है, उसमें होल्स हो गए, तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह भी की वजह से तो ज्यादा दिक्कतें हो रही है। तो ओजोन लेयर क्या होती है, मतलब कितने ऑक्सीजन कंबाइन हुए, कितने ऑक्सीजन कंबाइन है। तो मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन बस इतना ही था, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं जिसके ऊपर, कंपाउंड्स के ऊपर। तो हेडिंग डाल लो, कंपाउंड्स। देखो बेसिक आइडिया लगा सकते हो, है ना। डेफिनेशन हम मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करेंगे और कंपाउंड्स की डेफिनेशन बनेगी, पर उसके पहले हम उसे समझ लेते हैं कंपाउंड्स होता क्या है। देखो मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा था, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे थे, किसके, सेम एलिमेंट। जब दो या दो से ज्यादा एटम कंबाइन हो रहे थे, किसके, सेम एलिमेंट्स के, तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। जब डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर की बात करते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा वाटर H2O होता है। तो वाटर के अंदर क्या होता है, दो एटम हाइड्रोजन के कंबाइन होता है, एक एटम ऑक्सीजन का,
और साथ में क्या बनता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जिसको हम क्या बोलते हैं H2। तो जब दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं तो जो नई चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। अब देखो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, पेरेंट्स एलिमेंट के एटम से काफी डिफरेंट होती है। जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन कैसी गैस होती है, आप लोगों ने लैब के एक्सपेरिमेंट में देखा भी होगा, याद भी होगा, आपने अपन ने एक एक्सपेरिमेंट करा था एसिड बेस वाले चैप्टर में, डिलीवरी ट्यूब के पास में अपन कैंडल लेकर गए थे, है ना। तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। तो हाइड्रोजन गैस का नेचर कैसा होता है, एक्सप्लोजिव नेचर होता है ना, आग लग सकती है उसमें। ऑक्सीजन गैस फायर को सरवाइव करने के लिए, जैसे हमको सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे फायर को भी सरवाइव करने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो दोनों किसको सपोर्ट करते हैं, फायर को सपोर्ट करते हैं। पर वाटर क्या करता है, किस काम में आता है, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, है ना। तो देखो जब कंपाउंड बनता है तो पेरेंट एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसके कंपैरेटिवली प्रॉपर्टी पूरी तरह से क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट पूरी तरह से क्या हो जाती है, चेंज हो गई ना। ये दोनों फायर को सपोर्ट करने वाले थे पहले, हाइड्रोजन भी क्या था, कंबस्टिबल गैस है, मतलब आग लग सकती है। ऑक्सीजन जरूरी है फायर को सरवाइव करने के लिए, पर वाटर क्या करता है, फायर बुझाने के काम में आता है, आग बुझाने के काम में। तो इन दोनों के कंपैरिजन इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, पूरी तरह से चेंज होगी। सिमिलरली हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, एक कार्बन का एटम दो ऑक्सीजन के एटम के साथ में कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन क्या है आपके पेपर में, लकड़ी में, फ्यूल के अंदर कार्बन होता है, मतलब कार्बन भी क्या होता है, बर्न हो सकता है। ऑक्सीजन क्या है, फायर को सपोर्ट करने वाली चीज है ना। फायर के सपोर्ट के लिए, मतलब फायर को अगर सर्वाइव कराना है तो ऑक्सीजन जरूरी है ना, विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी नो फायर। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस काम में आती है, बर्थडे पर कभी कैंडल्स वगैरह बुझाई आप लोगों ने, केक के अंदर तो कैंडल्स रहती है, आप फूंक मारते हो तो कैंडल क्यों बुझ जाती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, जब हम एक्सहेल करते हैं। तो देखो यहां भी प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या हो गई, चेंज हो गई। किसके कंपैरिजन कंप्लीटली चेंज हुई, पेरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की जो प्रॉपर्टी थी उसको छोड़कर नई प्रॉपर्टी बन गई। तो जब भी दो या दो से ज्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड्स। और कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पेरेंट एलिमेंट्स के एटम से क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्लियर है सबको, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट की जगह पर क्या कर दो, बस एक वर्ड हटाना है, सेम एलिमेंट की जगह हमको क्या लिखना है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड विद ईच अदर दे फॉर्म कंपाउंड्स। आप एक डेफिनेशन याद करो, दूसरी अपने आप कर दो। क्लियर है, समझ गए सब, रफ कर दे इसको। एग्जाम्पल में बहुत सारे कंपाउंड्स है ना, एग्जाम्पल में बहुत सारे कंपाउंड्स लिख सकते हो, जैसे H2O कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, और कॉमन डेली लाइफ में जो आप देखते होंगे उनकी बात करते हैं अपन, NaCl कंपाउंड है, टेबल सॉल्ट घर में खाने वाला नमक भी क्या है, कंपाउंड है, एक सोडियम का आइटम, एक क्लोरीन का आइटम। ठीक, क्लियर है ना। तो ये कॉमन कंपाउंड है जो आप डेली लाइफ में आपको काफी कॉमनली देखने को मिल जाते हैं। ठीक, चलो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैसे, हमको ये तो पता चल गया कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड। पर ये कंबाइन क्यों होते हैं,
इनके कंबाइन होने के पीछे रे का रीजन क्या है, कैसे कंबाइन होते हैं, है ना, कुछ फिक्स चीजें होती हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, क्यों कंबाइन होते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो ये सारा जो टॉपिक होगा वो आपका किस में आएगा, बेसिकली आपने क्लास 9 में भी पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। देखो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो आपकी एनसीईआरटी जब आप ओपन करके देखोगे तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के पहले आपको यूनिट वाला पोर्शन मिलेगा, यूनिट मेजरमेंट, जो हम ऑलरेडी फिजिक्स के चैप्टर में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो वहां पे कवर हो जाएगा। फिर आपको उसके साथ में कुछ चीजें मिलेगी, जैसे डेंसिटी क्या होता है, टेम्परेचर वगैरह क्या है, तो वो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर का भी आपको पता है ना, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के अंदर कन्वर्जन पता है। तो अपन डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो सबसे पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अच्छा, हम केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो मैं आप लोगों से एक चीज चाहूंगा कि आप कम से कम 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास याद रखें। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल आपको बुक में मिल जाएगी, वहां से आप एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों चीजें याद करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, देखो कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा। क्या बोलता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को कभी बना भी नहीं सकते हम, ना ही मास को बनाया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा था, मास कैन नाइदर बी created can not be destroyed। देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस क्या बताते हैं, कैसे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे। ठीक, तो उसके लिए हमको ये लॉस के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला लॉ क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जब भी कोई भी कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, उसके अंदर ना ही हम किसी मास को बना पाएंगे, ना ही कोई मास को हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और फेमिलियर वर्ड्स में केमिस्ट्री के हिसाब से समझने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन आप ज्यादा अच्छे से लिखें और समझें। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिएक्टेंट्स, सभी रिएक्टेंट्स का जो मास होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, H2O का लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया, H2O। दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइन हुए, क्या बन गया, क्या बन गया, जल्दी से बताओ, कंपाउंड बन, है ना। अब आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1, है ना। साथ में कुछ कुछ चीजें सीखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1। अब यहाँ पे टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2। तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 1 × 2, 2, है ना। ग्राम नहीं, इसकी यूनिट अलग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, वो बाद में लिखेंगे। चलो
ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसका मास कितना हो जाएगा 16। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट का मास कितना है 18, रिएक्टेंट का मास कितना है, टोटल मास 18 यूनिट्स है, 18 एटॉमिक मास यूनिट है। प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास में वाटर, वाटर के अंदर क्या है 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 का कितना हो जाएगा 1 into 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब देखो जब भी आपका कंपाउंड के अंदर आप एटॉमिक मास निकालते हो मतलब मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे हो तो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को क्या करोगे आप प्लस करोगे। तो यहां पर इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 18। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 18, राइट हैंड साइड में भी 18। तो हमारा जो स्टेटमेंट हमने लिखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के। सही हो गया, समझ गए सब। एक बेसिक एग्जांपल और भी कर सकते हो आप इसी लॉ को समझने के लिए। वो बेसिक एग्जांपल क्या है, आपने क्या करा घर में जैसा कुछ ग्लास लिया और इस ग्लास के अंदर क्या डाला, एक आइस क्यूब डाला। ठीक, अब इस ग्लास और आइस क्यूब की असेंबली को आपने किसके ऊपर रख दिया, वेट मेजर करने वाली मशीन के ऊपर रख दिया। अगर मान लो इस आइस क्यूब का मास है 2 ग्राम, इस ग्लास में जो एयर भरी हुई है उसका मास है 1 ग्राम और ग्लास का खुद का मास है कितना, कुछ 7 ग्राम। तो यहां पर कितना मास आया होगा, रीडिंग क्या दी होगी, अरे 7 ग्राम मास है किसका 10 ग्राम, 7 ग्राम मास है ग्लास का, 1 ग्राम मास एयर है जो भी इसके अंदर भरी हुई है एयर है और 2 ग्राम मास किसका आइस क्यूब का। ठीक, तो अभी टोटल मास असेंबली का कितना है 10 ग्राम। अब हमने क्या देखा कि 10 ग्राम मास आ रहा है, हमने क्या करा इस ग्लास को उठाया और कुछ समय के लिए कहां पर रख दिया, ऐसे घर में छोड़ दिया। जब हम इस ग्लास को ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये सॉलिड से कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ गया। और वापस से मैंने जब इसको किस पे रखा, वेइंग मशीन के ऊपर रखा, तो वापस से वेट कितना आएगा 10 ग्राम आएगा। क्यों, भले से सॉलिड से लिक्विड में आया पर इसका मास चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये भी किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, क्लियर है सबको। अब मैं आपको एक केमिकल इक्वेशन दे रहा हूं, आपको बताना है क्या ये केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन gives 2NH3। ठीक, लिख लो, इसको आप होमवर्क में करके बताएंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है या नहीं करती है। उसके लिए आप क्या करोगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ढूंढोगे, हाइड्रोजन का तो आपको पता ही। ठीक, चलो रफ कर दें इसको, सबको समझ में आ गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी को कुछ पूछना है,
नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट या जिसको नाम से जानते हो डेफिनाइट प्रोपोर्शन, दोनों सेम ही लॉ। अच्छा, प्रोपोर्शन वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन वर्ड का मतलब सिंपल सा रेशो है ना, सिंपल सा क्या हो गया, सिंपल रेशो। चलो, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? ये मैटर नहीं करता है कि किस कंपाउंड को कहां पर बनाया गया। हो सकता है अपन ने वाटर को स्कूल में बनाया हो, किसी ने लेबोरेटरी में बनाया हो, किसी ने घर पर बनाया, इररेस्पेक्टिव फ्रॉम द सोर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन। सभी कंपाउंड्स के अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, सेम एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, और वो भी किसमें प्रेजेंट होंगे, सिंपल रेशो में। फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं वाटर की H2। मान लो अपन ने वाटर बनाया स्कूल की लैब में, ठीक, किसी ने वाटर बनाया दिल्ली में, किसी ने वाटर बनाया किसमें, फ्रांस में। तो वाटर को कहीं भी बनाया जाए, वाटर कंपाउंड है, किसी भी कंपाउंड को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर बनाते हैं, उसके अंदर हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, सेम एलिमेंट। तो देखो यहां पर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज हुआ है, यहां भी वाटर को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज हुआ है, यहां भी वाटर को बनाने के लिए किसका यूज हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज हुआ है ना। तो सेम एलिमेंट यूज होंगे और हमेशा किसमें यूज होंगे, सिंपल रेशो के फॉर्म, फिक्स्ड सिंपल रेशो के फॉर्म। किसमें यूज होंगे, फिक्स्ड सिंपल रेशो। तो वो फिक्स्ड सिंपल रेशो क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। ऐसा तो नहीं हुआ कि दिल्ली में जिसने वाटर बनाया उसने रेशो को उल्टा कर दिया 1:2, अब बना वाटर बनेगा। हाँ, या ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने रेशो ऐसा कर दिया 2:2। अगर ऐसा रेशो कर देगा H2O2 तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप डॉक्टर के पास जाते हो, कभी ड्रेसिंग करवाने गए हो डॉक्टर के पास, है ना। आप कभी जैसे ड्रेसिंग कोई कराने जाता है डॉक्टर के पास, तो वो कॉटन के अंदर एक लिक्विड लेता है ना, वुंड्स को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। जहां पर भी आपको चोट लगी है उसको क्लीन करने के लिए क्या यूज करते हैं, लिक्विड यूज करते हैं, कॉटन के अंदर डिप करके। तो वो जो लिक्विड होता है वो होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कितना परसेंट होता है, 1 से 3%, ना। क्लियर है सबको? तो एक चीज बताओ, अगर रेशो चेंज होगा तो कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या होता है, ये क्या बोलता है कि ये मैटर नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि आपने कंपाउंड को कहां पर बनाया। आप कंपाउंड को कहीं पर भी बना, कंपाउंड में हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, सेम एलिमेंट्स के एटम प्रेजेंट होंगे, और उनका रेशो भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा और सिंपल रेशो होगा। क्या यहाँ पर कॉम्प्लेक्स रेशो आया, क्या रेशो ऐसा आया 13.4:2.5, ऐसा कुछ रेशो आया क्या, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स रेशो है ना। तो रेशो सिंपल रेशो है। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन, irrespective to the source of formation, है ना, कहां पर बनाया गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। irrespective to the source of formation, a compound always contains the same elements
इररेस्पेक्टिव टू द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन, ये मैटर नहीं रखता है कि कंपाउंड कहां पर बना है, वो कंपाउंड के अंदर क्या होगा, कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड सिंपल रेशियो। है ना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दो। इररिस्पेक्टिव टू द सोर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, इट ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड सिंपल रेशियो। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, घर में रखी हुई किसी चीज के ऊपर रस्टिंग होती है तो भी क्या बनता है सरफेस पे, Fe2O3। ठीक, बाहर अगर आपकी साइकिल खड़ी है या आपकी बाइक खड़ी है, उसके अंदर भी अगर कहीं पर जंग लगा है तो उसमें भी क्या बन रहा है, Fe2O3। क्या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम यूज हुए, है ना, हमेशा क्या यूज हुआ है, आयरन और ऑक्सीजन। क्या दोनों के बीच का रेशो कॉम्प्लेक्स है कि सिंपल है, सिंपल रेशो। ऐसा तो नहीं हुआ कि घर में जो हमारा मतलब आयरन आर्टिकल रखा हुआ था, कुछ भी लोहे की चीज रखी हुई थी, उसमें रेशो था 2:3, और हमारे घर की कार या बाइक में जो करोजन हुआ, रस्टिंग ऑफ आयरन हुआ, उसमें रेशो हो गया 4:1। कुछ ऐसा हुआ क्या, है ना, समझ गए सब।